गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्याश्रम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है एशिया की वनस्पति। आज हम एशिया की वनस्पति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज वनस्पति क्या होती है, वनस्पति की परिभाषा क्या है, वनस्पति का अर्थ क्या है, इन सभी का अपन अध्ययन करते हुए वनस्पति को वर्गीकृत करके और इसका वर्णन करेंगे। दोस्तों, वनस्पति का अध्ययन करने से पहले एक बार अपन अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं। मैप के अंदर एशिया की अक्षांशीय स्थिति है, कौन सी अक्षांशीय स्थिति कहाँ पे है। देखो, 0 डिग्री अक्षांशीय स्थिति रेखा, जो जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवतीय रेखा कहते हैं, जो ये है, जो कि द्वीप समूह से होकर के भारत के दक्षिण में और तथा अफ्रीका के मध्य से होकर के गुजरती है। दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर वर्ष भर तापमान की अधिकता पाई जाती है तथा निम्न वायुदाब होता है, जिसके कारण यहाँ पर वाष्प की मात्रा हमेशा बनी रहती है और यहाँ पर वर्ष भर प्रतिदिन बारिश होती है और यहाँ बारिश होने के कारण नमी की मात्रा अधिक हो जाती है और इसके कारण यहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वनों की जो प्रकार है वो विभिन्न होते हैं, परंतु यहाँ पर आर्थिक रूप से वनों का उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति, जलवायु की स्थिति परिवर्तन होती जाएगी। उसी अनुसार वनस्पति की स्थिति व उसकी आकृति में भी परिवर्तन आता जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ, जो कि दक्षिण, भारत के दक्षिण बिंदु पे है और यहाँ पर जो कि वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इससे होकर के गुजर रही है। दोस्तों, 20 डिग्री नॉर्थ, ये मध्य से होकर गुजर रही है, ये मध्य से होकर गुजर रही है, भारत के मध्य से होकर 20 डिग्री। आपको पता है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, मतलब कि गुजरात, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, वो 23.5 डिग्री पे गुजरती है, जो कि 20 डिग्री के कुछ ऊपर मान लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पर मान लीजिए 20 डिग्री के यहाँ 23.5 डिग्री गुजरती है, जो कि कर्क रेखा है। दोस्तों, 30 डिग्री नॉर्थ, जो कि भारत के उत्तर तथा चीन के मध्य से होकर के गुजर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर रेगिस्तान की स्थिति आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ का वन की स्थिति है, जो झाड़ी रूपी वन यहाँ पर अधिक उगते हैं। 40 डिग्री नॉर्थ, दोस्तों ये 40 डिग्री नॉर्थ की स्थिति है, जो कि मध्य चीन से तथा उत्तर चीन में होकर के गुजर रही है। ये 50 डिग्री नॉर्थ है, जो कि यहाँ से रूस में से होकर गुजर रहा है, रूस के दक्षिणी भाग से। और 60 डिग्री नॉर्थ, जो कि रूस के मध्य से होकर गुजर रहा है। दोस्तों, जो जैसे जैसे अपन उत्तरी ध्रुव के अंदर बढ़ते जाएंगे, तापमान की कमी वैसे निरंतर कम होती जाएगी, क्योंकि दोस्तों सूर्य की किरणें जो ध्रुव के अंदर तिरछी जाती है, ध्रुव के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी जाने के कारण वहां पर तापमान अधिकता बहुत कम पाई जाती है। इसके कारण ध्रुव के अंदर हम वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसके कारण वहां पर ध्रुव, जैसे कि ये है यूरोप का उत्तरी भाग, यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति उपस्थिति नहीं है। तथा अब अपन दूसरे मैप के जरिए अपन एशिया की वनस्पति का वर्गीकरण करेंगे कि वनस्पति कौन से स्थान पर, कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अपन इस मैप के अंदर सिर्फ अक्षांशीय स्थिति देखें कि कौन से अक्षांश कहाँ पर है, कौन से अक्षांश कहाँ पे। दोस्तों, देशांतर होते हैं, ये जो ऊपर से जो लाइन आ रही है इसे देशांतर कहते हैं, और जो आड़ी लाइन जा रही है इसे अक्षांशीय कहते हैं। अब अगला मैप देखते हैं दोस्तों ये है एशिया का मैप, वनस्पति का मैप, एशिया की वनस्पति का मैप, मानचित्र। मैंने इसमें सारी वनस्पतियों को, इसके विभाजन जो किया गया है वनस्पतियों का, उसको वर्गीकरण कर रखा है अलग अलग भागों, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग वनस्पति। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। अभी मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। और 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पे है? द्वीप समूह से होकर के गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश, मतलब भारत के दक्षिणी छोर में। भारत के दक्षिणी छोर में भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, जो कि सदाबहार, शब्दों को समझिए दोस्तों, शब्दों से ही आप पकड़ सकते हो और मैप के जरिए। जो दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर दर्शा रखी है लाइनें अलग अलग। दोस्तों,
उसके हिसाब से देखो, ये है जो भूमध्य रेखीय वनस्पति है, जो द्वीप समूह के अंदर है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे उष्ण मानसूनी वनस्पति भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं। दोस्तों ये जो है ये 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य स्थित है, जो कि भारत, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये सभी देश, श्रीलंका, ये सभी देश हैं जो उष्ण मानसूनी वनस्पति के अंदर आते हैं। दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, दोस्तों ये है जो भूमध्य सागरीय वन भी कह सकते हैं अपन, भूमध्य सागरीय वन। मैंने एक तो बताया था भूमध्य रेखीय वन, और ये है भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय वन भूमध्य सागर के पास सटीक है। जो क्षेत्र भूमध्य सागर के पास है वहां पर भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फलहार के सर्वाधिक पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं। और जो दोस्तों आगे चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, ये है जो ये वाला क्षेत्र है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन है। इसे पतझड़ वन भी बोल सकते हैं अपन, पतझड़ वन, जो कि मौसम के उपरांत अपने पत्तों को गिरा देता है और नवीन पत्ते धारण करता है। जो यहाँ के वृक्ष हैं उसे पतझड़ वन भी कहते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। कोणधारी वन, कोणधारी वन जो ये 50 से 60 डिग्री अक्षांशों की जो स्थिति है, जो रूस के मध्य है। दोस्तों यहाँ पर तापमान की न्यूनतम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी आती है। इसके कारण यह तापमान निम्न वायुदाब होने के कारण यह नाम वायुदाब उच्च भी बनता है, निम्न भी बनता है। परंतु यहाँ पर शीत मतलब कि सर्दी अधिक होने के कारण यहाँ पर शंकुधारी वनों का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत लंबे तथा जिनकी ऊंचाई 200 से 250 मीटर तक की होती है। दोस्तों ये जो मैदान दिख रहा है आपको, ये है घास का मैदान। दोस्तों ये घास का मैदान है जो कैस्पियन और अरल सागर के पूर्वी दिशा में है। अरल सागर मध्य में है इस घास के मैदान के, और कैस्पियन सागर के पूर्वी भाग में ये घास का मैदान है, जिसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। ये घास का मैदान, आगे इनका वर्णन करेंगे अपन। और जो उत्तर में है, जो ये भाग है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है उत्तर के अंदर, ये है शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है, परंतु यहाँ पर काई वगैरह की वनस्पति जो होती है, काई, शैवाल आदि, ये यहाँ पर उपजती है, पर इनका कोई किसी प्रकार का कोई उपयोग बहुत कम होता है दवाइयों के अंदर ही होता होगा। परंतु यहाँ पर ये क्षेत्र, यहाँ पर अधिकतम समय के अंदर बर्फ जमी होती है। इसके कारण यह शीत मरुस्थल, दोस्तों मरुस्थल को 3 भागों में बांटा है, शीत मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ये इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये जो क्षेत्र है सऊदी अरब, इराक, ईरान वाला, यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। यहाँ झाड़ी उगती है, कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं यहाँ पे। और ये मध्य में है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति। दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर वही झाड़ी पेड़ पौधे, यहाँ पर पेड़ पौधों की अधिकता कम पाई जाती है। दोस्तों अब अपन चलते हैं वर्णन की ओर। सबसे पहले अपन प्रस्तावना, एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का एक क्वेश्चन आएगा कि एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा डिजाइन करके अपने तरीके से लिखा है। दोस्तों ये आंसर आपको कहीं किसी डेस्क वर्क में नहीं मिलेगा,
ये सटीक आंसर है। जो बोलते हैं कि बीए के अंदर फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, ऐसे आंसर फुल मार्क्स दिलाते हैं और यूनिवर्सिटी टॉप कराने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना, यहाँ प्रस्तावना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये प्रस्तावना शब्द लिखा है। प्राकृतिक वनस्पति किसी महाद्वीप अथवा देश की प्रकृति की ओर से दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है। दोस्तों, प्रकृति है जो अपन को, कोई महाद्वीप है, प्रकृति है, वो कोई देश है, वो प्रकृति अपन को बहुमूल्य उपहार। अब इससे तात्पर्य क्या हुआ? प्रकृति अपन को क्या क्या दे सकती है? औषधियां, प्रकृति और क्या दे सकती है अपन को? पेड़ पौधों की बहुमूल्य लकड़ियां, अनेक चीज होती है जो औषधियों से भी अलग भिन्न, जो अपन को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। इससे प्रकृति को एक बहुमूल्य उपहार के रूप में माना जाता है। तथा प्रकृति वनस्पति के अंतर्गत वन आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वनों को आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना इसलिए गया है कि वनों की जो लकड़ी है, वनों के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, शहद वगैरह, औषधि वगैरह जो भी है, वो आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्रियाकलाप वनों के द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप में वर्ष 2006 में 5,486 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वनों का विस्तार था। 2006 के अंदर एशिया महाद्वीप में 5,086 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का वनों का विस्तार था, जो एशिया की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग, एशिया का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, एशिया का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21% है। विश्व के कुल वन क्षेत्र का 17.8% वन क्षेत्र एशिया महाद्वीप में विद्यमान है। एशिया महाद्वीप में वनों के अंतर्गत कुल भूमि के सर्वाधिक 61% भाग पर उष्णकटिबंधीय वनों का तथा 23% भाग पर उपोष्ण कटिबंधीय वनों का तथा 14% भाग पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का तथा 2% भाग पर टेगा वनों का विस्तार है। एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर है तथा इसलिए अक्षांशीय स्थिति 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा 25 डिग्री पूर्व देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर में स्थित है। सामान्य रूप से वन 3 प्रकार के होते हैं: कोणधारी वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन। एशिया महाद्वीप के उत्तर भाग में कोणधारी वन तथा मध्य भाग में पतझड़ वन एवं दक्षिण भाग में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों, जलवायु वनों को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु का होता है। जलवायु के कारण वनों की स्थिति निर्धारित होती है। जहाँ जलवायु आर्द्रता वाली होती है वहाँ अधिक वनस्पति पाई जाती है। जहाँ आर्द्रता युक्त नहीं होती है, जहाँ शुष्क जलवायु होती है, वहाँ रेगिस्तानों का निर्माण होता है, कटीली झाड़ियों का निर्माण होता है। तो अपन जलवायु, और ये बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति पर प्रभाव डालती है। अब अपन वनस्पति किसे कहते हैं इसका अर्थ जान लेते हैं थोड़ा सा। वनस्पति क्या है? वनस्पति आप साधारण रूप से किसे कहते हैं? वनस्पति वही पेड़ पौधे, ठीक है। तो इससे तात्पर्य यही है कि वनस्पति जो कि स्वयं उगती है और स्वयं ही नष्ट होती है, फलती है, फूलती है, उसे ही वनस्पति कहते हैं। इसकी सटीक परिभाषा है, देख लीजिए, अर्थ एक बार देख लीजिए। किसी प्रदेश में स्वतः उगने वाली, पोषित में विकसित होने वाली, अतः स्वयं ही नष्ट होने वाली वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब परिभाषा देख लीजिए इसकी सटीक। बिना मानवीय प्रयास व योगदान के स्वयं ही उगने वाली वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। दोस्तों, मैंने क्या बोला था? प्राकृतिक वनस्पति जो स्वयं उगती है और स्वयं ही फूलती है, पलती है, फलती है और नष्ट होती है बिना मानवीय हस्तक्षेप के, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और वन किसे कहते हैं? मैंने इसमें वन की डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि इतना जरूरी नहीं था इसमें, क्योंकि जो अपना टाइम है एग्जाम का वो क्वेश्चन में ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कुछ शॉर्ट और सटीक आंसर मैंने रखा है इसमें। तो एक बार मैं वन की परिभाषा आपको बता देता हूँ। वन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के वृक्षों का समूह है। किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? वन।
अब प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं ये भी देख लीजिए। भौतिक कारक और जैविक कारक। भौतिक कारक के अंदर क्या आता है? जलवायु, वर्षा, तापमान, मौसम, मृदा आदि भौतिक कारक के अंदर आता है। जैविक कारक मनुष्य, पशु। जैविक कारक से तात्पर्य है मनुष्य तथा मनुष्य के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है प्रकृति के अंदर, जैसे पेड़, वन है, वनों की अंधाधुंध कटाई करना, वनों को साफ कर देना तथा पेड़ कम लगाना और अत्यधिक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नष्ट करना। तथा पशु चारागाह जो कि वनों के अंदर चरने के लिए जाती है, उनके पैरों के द्वारा छोटे पेड़ कुचले जाते हैं तथा उनकी वनस्पति को खा लेते हैं। इसकी वजह से और जो उसके बीज आते हैं वो एक दब जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसके कारण ये सब जो जैविक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, ये वनस्पति को प्रभावित करने में एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं अपन आगे। भौतिक कारक किसी भी स्थान की जलवायु, वहां की वनस्पति के विकास के लिए उत्तरदायी कारक। प्राकृतिक वनस्पति पर वहां की वर्षा में तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मैंने बताया था कि किसी भी वनस्पति को विकसित होने के लिए वहां की जलवायु का, दशाओं का तथा उत्तरदायी कारकों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और वहां के जो तापमान, नमी, आर्द्रता, ये सब चीजें वनस्पति को प्रभावित करती है। इसमें यही बताया गया है कि जिस स्थान पर वर्षा और तापमान की सर्वाधिकता प्रभाव पड़ता है वह कम वनस्पति उगती है। तो वर्षा में कम तापमान क्षेत्र में भी वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है, तो सर्वाधिक तापमान में कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी वनस्पति का स्वरूप प्रभावित होता है। वहां झाड़ियां रूपी वनस्पति, जहां देखो सर्वाधिक तापमान और कम वर्षा, मतलब तापमान सर्वाधिक है, कम वर्षा है। अपन जैसे लगा सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, वहां तापमान सर्वाधिक पड़ता है, वर्षा कम होती है। वर्षा 25 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके कारण वहां पर झाड़ी नुमा, कांटे नुमा वनस्पति उगती है। मिट्टी के द्वारा कैसे वनस्पति प्रभावित होती है देख लीजिए। मिट्टी में धरातल की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले तत्व है। उपजाऊ मृदा व समतल धरातल वाले प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति आसानी से पनपती है। दोस्तों, अपना जो गंगा बेसिन है, सिंधु बेसिन है, यहाँ पर क्या है कि मिट्टी उपजाऊ है, धरातल सपाट है, यहाँ उबड़ खाबड़ नहीं है, तो यहाँ पर वनस्पति का उगना स्वाभाविक है तथा यहाँ फैलना स्वाभाविक है। जहाँ पर पर्वत, पहाड़, पठार, उस क्षेत्र के अंदर वनस्पति कम उगती है, कम फलती है, क्योंकि वहां पर मृदा भी उपजाऊ नहीं हो पाती तथा क्षेत्र भी उबड़ खाबड़ होने के कारण वहां वनस्पति का विकास कम हो पाता है तुलना में सपाट मैदान के। जैविक कारक देख लेते हैं अपन अब। जैविक कारक, अभी मैंने आपको जैविक कारक बताया जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा तथा जीव जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं चरागाह, तथा वो भोजन के कारण वो पत्तियों को खाते हैं, पैरों से कुचले जाते हैं छोटे पौधे, इसके कारण वनस्पति प्रभावित होती है। और मानवीय वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह पेड़ पौधों को काटता है। ये सब जैविक कारक के अंदर आते हैं। अब अपन चलते हैं वर्गीकरण, वनस्पति का वर्गीकरण की तरफ चलते हैं अपन। दोस्तों, मैंने वनस्पति को वर्गीकरण 7 भागों में किया है। वनस्पति का वर्गीकरण मैंने 7 भागों में किया है, तो अब देख लीजिए एक बार। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन। सर्व पहले अपन भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णीय वन, घास के मैदान, कोणधारी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्ण वन, मरुस्थलीय वनस्पति। मैंने मानचित्र के अंदर सभी की स्थिति आपको बताई थी, कौन सा वन
क्षेत्र कहाँ पे है। अपन अब आगे चलते हैं वर्णन की ओर, इन सभी का वर्णन करते हैं, देखते हैं कौन सी वनस्पति कहाँ उगती है, कितनी उगती है, कैसी उगती है, कितना तापमान होता है, कितनी वर्षा होती है, कौन से वृक्ष उगते हैं, इन सभी का अध्ययन वर्णन अब आगे करते हैं अपन। एक बार फिर से देख लीजिए मैप मानचित्र। कोणधारी वन, ठीक है, शीत मरुस्थलीय वन, शीतोष्ण मरुस्थलीय वन, उष्ण मरुस्थलीय वन, भूमध्य रेखीय वन जो द्वीप समूह है, उष्ण मानसूनी वन, पतझड़ वन, शीतोष्ण पतझड़ वन कह सकते हैं अपन इनको, तथा ये भूमध्य सागरीय वन, घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन वर्णन की ओर। दोबारा आपको मैंने मैप को एक बार बता दिया है। भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन जो मैंने बताया था, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है, उसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिण के मध्य इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण पूर्व भारत, श्रीलंका आदि पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था द्वीप समूह है, जो भूमध्य रेखा के पास जो द्वीप समूह है वो इन वनों में, ये वन वहां पाए जाते हैं। वहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है तथा 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा वहां पे पाई जाती है। वहां पे वृक्षों की कौन से वृक्षों की सर्वाधिकता पाई जाती है। महोगनी, सिनकोना, रबड़, एबोनी, रोजवुड, ताड़, बांस, एबनुस और जटापार्चा आदि वृक्षों की प्रमुखता पाई जाती है। विशेषता 60 से 100 मीटर की ऊंचाई, इन वृक्षों की 60 से 100 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की लकड़ी कठोर और मजबूत होती है जो इमारती फर्नीचर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। दोस्तों, इमारती फर्नीचर के लिए लकड़ियां मुलायम होती है जो उपयुक्त किया जाता है, जो कठोर लकड़ी होती है वो फट जाती है, वो उपयुक्त नहीं है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से ये वन कोई काम के नहीं, आर्थिक दृष्टि से इनका उपयोग नहीं किया जाता। अब चलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में मिलने वाले देश। ये 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा यहाँ वृक्ष, यहाँ साल, सागौन, शीशम, बांस, जामुन, गुल्लर, देवदार, महोगनी, बरगद इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। खेजड़ी, बबूल, खैर, हरड़ आदि ये भी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। विशेषता इन्हें मानसून वन भी कहते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। शीत ऋतु के अंत में वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वसंत ऋतु में नई पत्तियां निकलती है, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं। फर्नीचर के लिए यह उपयोग लकड़ी होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, इसे भूमध्य सागरीय वन, जो भूमध्य सागर के पास जो क्षेत्र है वहाँ भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, जो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य जलवायु प्रदेश में विकसित होते हैं। टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस देशों में यह वन पाए जाते हैं। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। वृक्ष नींबू, नारंगी, अंजीर, माल्टा, जैतून, अखरोट, अस्तूत आदि प्रमुख है। विशेषता रसदार फलों वाले वृक्षों में लताओं की अधिकता पाई जाती है। यहाँ रसदार फल अधिक पाए जाते हैं। उनकी लताएं अंगूर, मौसमी, नारंगी जैसे जो ये दे रखे हैं। इन वनों की वृक्षों की छालें मोटी व चिकनी तथा पत्तियां मोटी, गुद्देदार और छोटी होती है। वृक्षों की जड़ी लंबी तथा गांठदार होती है जो भूमि के अधिक गहराई तक नमी ग्रहण कर सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, जो शीतोष्ण मानसून पतझड़ वन भी कहते हैं, जो कि पूर्वी दिशा में है, पूर्वी एशिया के पूर्वी क्षेत्र में है।
क्षेत्र ये वन 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूर्वी एशिया के पाए जाते हैं। दोस्तों ये चीन जो पूर्वी है वहां पर जो काला एकदम डॉट है उसमें पाया जाता है। इसका विस्तार उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि देशों में है। वृक्ष बैतूल, मेपल, कपूर, लारेल, तुंग, ओक, अखरोट, एस, चेरा, वर्च, एम, सतूत इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। विशेषता इन वनों से सुंदर और मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है जो भवन एवं फर्नीचर निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तारपीन का तेल प्रदान करने वाले वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पर तारपीन का जो तेल है जो फर्नीचर के लिए उपयुक्त किया जाता है वो बहुतायत में पाया जाता है। वृक्ष शुष्क ऋतु में आरंभ में अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं और जब मौसम वापस बारिश का उत्पन्न होता है तो वह मानसूनी तो अपनी बसंत का मौसम होता है तो पत्तियां वापस धारण कर लेते हैं। कोणधारी वन उत्तरी अक्षांशों के उत्तरी ध्रुवों में पाए जाते हैं जो कि रूस का क्षेत्र हो गया, जिसे टैगा वन भी कहते हैं। यह जलवायु प्रदेश में विकसित होते हैं, अतः इसमें टैगा वन, बोरियल और शंकुधारी वन भी कहते हैं। इसे बोरियल, शंकुधारी वन भी कहते हैं कोणधारी वन को। 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार मध्य साइबेरिया रूस में प्रदेश में है। मध्य साइबेरिया जो रूस है उसके मध्य इन वनों का विकास होता है। वृक्ष फर, स्तूप, लार्च, हेमलॉक, सिडन, पाइन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। विशेषता इन वनों में बहुमूल्य मुलायम लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं जिनका प्रयोग लुगदी, गत्ता आदि बनाने में उपयुक्त होते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर जलवायु की जिसमें शीत की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जो लकड़ियां हैं जो बहुत ज्यादा मुलायम होती है, इसलिए इन लकड़ियों की जो फर्नीचर के जो प्लाईवुड, प्लाई, लुगदी आदि जो बनाई जाती है यहाँ की लकड़ियों से ही बनाई जाती है। जो ये क्षेत्र की जो वन है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कागज, माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए उपयुक्त है, अर्थात आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। वनों की पत्तियां नुकीली व नीचे झुकी हुई होती है। घास के मैदान एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि कैस्पियन सागर के पूर्व में है। मैंने बताया था कैस्पियन सागर के पूर्व में है घास के मैदान, जो कि अरल सागर घास के मैदान के अंदर ही आता है। यह घास के मैदान 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य साइबेरिया के मध्य भाग पर पूर्वी से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इन घास के मैदान का विस्तार कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से बेकाल झील तक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तक है। इन्हें स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक कंपटीशन के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। किर्गिज में कजाक यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी तथा शीत ऋतु में कठोर सर्दी पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति, मैंने मरुस्थलीय वनस्पति को 3 भागों में बांटा है। देखो मरुस्थलीय वनस्पति शीत मरुस्थलीय होती है जहाँ पर अत्यधिक सर्दी होती है, -50 डिग्री टेम्परेचर होता है जैसे कि उत्तरी ध्रुवों के अंदर। तथा मैंने दूसरा लिया है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति जो कि मध्य एशिया के अंदर स्थित है, तथा उष्ण मरुस्थलीय जो कि पश्चिमी दक्षिण एशिया के अंदर स्थित है। तो उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम में इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सिंध में स्थित है। वर्षा का अभाव, उच्च तापमान अधिक, मतलब यहाँ वर्षा का अभाव होता है तथा तापमान की अधिकता अधिक होने के कारण यहाँ पर नमी का स्तर बहुत निम्न होता है तथा यहाँ पर शुष्कता की अधिकता पाई जाती है। इसलिए यहाँ के वृक्ष कांटेदार, झाड़ियां, बबूल, घास फूस आदि उगती है। तथा शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति जो कि मध्य एशिया में उगते हैं, जो मंगोलिया, तिब्बत, तुर्किस्तान तथा गोबी का मरुस्थल, कटीली झाड़ियां। गोबी का मरुस्थल जो है जो पामीर की गांठ के पूर्व दिशा में है, वहां पर मध्य एशिया की स्थिति है। वहां पर तापमान उच्च होता है, वर्षा निम्न होती है, वर्षा का स्तर कम होता है। इसके कारण वहां पर झाड़ियां, नोमी वनस्पति पाई जाती है जिसका उपयोग बहुत कम होता है
शीत मरुस्थलीय वनस्पति जो कि ध्रुवों में पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेश में कठोर शीत, निम्न तापमान, ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान। दोस्तों, वहां का तापमान एकदम निम्न होता है तथा वायु दाब अधिकता उच्च होता है। तो उच्च वायु दाब के कारण वहां पर हमेशा बर्फीले तूफान चलते रहते हैं तथा वहां पर वनस्पति का अभाव होता है। रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे, काई, लचीली लाइकेन आदि। जब 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए तापमान में उच्च तापमान होता है जो कि -10 से 0 डिग्री के मध्य होता है, उस समय के अंदर वहां पर कुछ पौधे, कुछ काई, लाइकेन आदि जो वनस्पति है वो उगती है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर वनस्पति का जो क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। और ये जो आंसर शीट जो मैं बना रहा हूँ, पीपीटी जो मेरे द्वारा बनाई गई है दोस्तों, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये किसी भी सीरीज डेस्क वर्क में नहीं मिलेगी। ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में दिला सकता है। ये मेरा पैटर्न, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।